पहले आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके पेश हैं, हाजिर हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, कौन सा छात्र के आकलन का एक उपकरण है, एक टूल है, जो टेबल के रूप में प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही प्रस्तुत किया जाता है? यानी असेसमेंट का कौन सा एक टूल है इनमें से जो एक टेबल के फॉर्म में होता है और प्रोजेक्ट या असाइनमेंट काम शुरू होने से पहले ही बच्चों को दिया जाता है? चार ऑप्शंस देखिए। पहला है अनेक्डोटल, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है रूब्रिक और चौथा है शेड्यूल। तो हम आपको बता दें, इसका सही जवाब होगा रूब्रिक। सही आंसर है रूब्रिक। देखिए, हम आपको बता दें रूब्रिक क्या है। एक्चुअली रूब्रिक नाम याद रखना, कौन जाने पूछ लें आपको। रूब्रिक सीसी की एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसको एक टेबल फॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। खास बात इसकी ये है कि इसमें रेटिंग स्केल बहुत ज़रूरी है, रेटिंग स्केल होती है। और क्या होता है एक्चुअली ये, दरअसल रूब्रिक एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है रूबर, जिससे बना है, जिसका मतलब होता है लाल रंग। यानी आप कभी आपने टीचर ने आपके कुछ वर्किंग नोट्स डाले हैं ना, या आपको गुड वगैरह लिखा है, तो रेड पेन से लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं ना वो रेड पेन, तो वहाँ से शुरू हुआ था। हालांकि ये इसका शाब्दिक अर्थ है, बाकी वास्तव में रूब्रिक क्या होता है। तो एक सीधा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कभी आपने बोर्ड के पेपर में देखा होगा, जब जब असेसमेंट करते हैं, जब जब टीचर्स परीक्षक कॉपी जांचते हैं, तो उनके पास, हम लोगों के पास, हमने भी खूब बोर्ड की कॉपियाँ जांची हैं, तो हमारे पास ऊपर लिखा आता था कि साहब इन बच्चों का जो आप आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखना है कि किसी ने अगर वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करी हैं तो उनका आधा नंबर काट लेना है, या वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ हैं तो 5 नंबर का प्रश्न है तो आधा नंबर स्पेलिंग पे मिलेगा। ठीक है, पूछा कुछ और है पर स्पेलिंग की बात भी है। दूसरा, अगर विराम चिन्हों का, पंक्चुएशन वगैरह का यूज़ किया है तो फिर आधा नंबर और उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखा है तो आधा नंबर और मिलेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि पहले से हम, जब वो लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है, तो बच्चों को कुछ पॉइंट्स देते हैं टेबल के रूप में। और वो पॉइंट्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि बच्चे खुद समझ लेते हैं कि किस किस आधार पे मेरा असेसमेंट किया जाएगा। इसलिए ये फॉर लर्निंग भी है और ऑफ लर्निंग भी है, यानी स्टूडेंट और टीचर दोनों के काम का है। तो रूब्रिक ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण टूल है सीसीई का, और इसमें पहले से कुछ बिंदु निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इस आधार पे आपका असेसमेंट होगा। और ये काफ़ी व्यापक है क्योंकि इसमें सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सामाजिक पक्ष का भी ध्यान रखा जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष का भी ध्यान रखा जाता है, व्याकरणीय भाषा, को करिकुलर एक्टिविटीज़, साइकोमोटर, सबका ध्यान रखा जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे एक एक रूब्रिक, बच्चे का एक रिटन टेस्ट है, मतलब स्मार्ट राइटिंग, लिखता कैसे है वो। ठीक है, तो राइटिंग का टेस्ट है। ओके, और इस राइटिंग के टेस्ट में 5 स्टार रूब्रिक पेश किया जा रहा है। और 5 स्टार का मतलब ये हुआ कि आप बच्चे को ये 5 स्टार देंगे। 5 स्टार कैसे देंगे? पहला स्टार देंगे जब बच्चा लिखना शुरू कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहा है तो 1 स्टार दे देना उसको। ओके, दूसरा स्टार, अगर वो उनके वर्ड्स के बीच में स्पेस प्रॉपर रख रहा है तो फिर उसको दूसरा स्टार दे देना। पंक्चुएशंस का यूज कर रहा है तो तीसरा स्टार दे देना। नीट एंड क्लीन लिख रहा है तो चौथा स्टार दे देना। ग्रामेटिकली करेक्ट लिख रहा है तो 5 स्टार दे देना। अब बच्चे को पहले से बताया जाता है कि आपको 1 स्टार इस पे मिलेगा, एक इस पे मिलेगा, एक इस पे मिलेगा, तो बच्चा ध्यान रखेगा कैपिटल से स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर स्पेस के लिए, नीट एंड क्लीन के लिए, ग्रामेटिकल एरर्स के लिए। तो लर्निंग में हेल्पफुल हो गया। साथ ही जब असेसमेंट करेंगे गुरुजी, तो वो उनके सामने रूब्रिक रहेगा, ये टेबल रहेगी, इस टेबल के आधार पे तो बच्चे का आकलन करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है सीसी की रूब्रिक। याद रहेगा आपको रूब्रिक, लैटिन वर्ड रूब्रिक से ये रबर से ये बना है, और उसका मतलब होता है लाल रंग। पर महत्वपूर्ण बात है, रूब्रिक्स स्टूडेंट टीचर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। टेबल फॉर्म में होता है, रेटिंग स्केल बनती है इसके लिए, वो जरूरी है। और एक बहुत खास बात बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए उपयोगी है, और ड्यूरिंग लर्निंग और आफ्टर लर्निंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और ख़ास बात, और वो ये है कि एक्चुअली रूब्रिक के कुछ और भी नाम हैं। क्या क्या नाम है? एक तो रूब्रिक को कहा जाता है क्राइटेरिया सीट्स। क्या कहा जाता है? क्राइटेरिया सीट्स। यानी एक क्राइटेरिया है ना, किस आधार पे आप असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्राइटेरिया सीट्स बोलते हैं इसको। एक इसको स्कोरिंग गाइड भी बोलते हैं, यानी कैसे स्कोर करना है, कैसे स्कोर देना है बच्चों को, तो इसको स्कोरिंग गाइड भी बोलते हैं, क्राइटेरिया सीट्स भी बोलते हैं, और इसको ग्रेडिंग स्कीम्स भी बोलते हैं। ग्रेडिंग स्कीम्स, किस तरह से आप मार्क्स देंगे, किस तरह से ग्रेडिंग देंगे,
तो ग्रेडिंग स्कीम्स, तीन तीन नाम याद रखना, क्राइटेरियन सीट्स, स्कोरिंग गाइड्स और ग्रेडिंग सीट्स, ये तीनों रूब्रिक के ही नाम हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया? रूब्रिक। ओके, इसके अलावा देखिए सबसे पहले लिखा है अनेक्डोटल, कई बार आपने पढ़ा होगा अनेक्डोटल। अनेक्डोटल और इसके बाद मैंने आपको बताया भी था पोर्टफोलियो, दोनों एक्चुअली क्या है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हैं, बच्चे की प्रगति का सिलसिलेवार रिकॉर्ड रखा जाता है दोनों में, लेकिन दोनों में एक फर्क है। पोर्टफोलियो में तो केवल एकेडमिक पार्ट होता है, ठीक है ना, एकेडमिक पार्ट। आपको पता है, आप स्कूल में गए भी थे, हर बच्चे की एक फाइल बनती है ना, पहली क्लास से बनती है। मान लो छठी क्लास में बच्चा आया, आपने उसकी फाइल बनाई, तो उसने पूरे साल जो जो किया, जो जो उसने चित्र बनाए, जो जो उसने एफ ए दिए, जो जो टेस्ट दिए, सारा उसमें रिकॉर्ड रहता है, उसकी ओरिजिनल कॉपियाँ रहती हैं उसमें, टीचर की वर्किंग उसमें टिप्पणी और ग्रेडिंग और मार्क्स और सब रहता है, ठीक है। फिर पूरे साल उसने जो किया उसकी फाइल में लगा दिया। उसके बाद अगले साल वो 7वीं क्लास में हो गया, तो वही फाइल उसकी रहेगी, जब तक वो उस स्कूल में रहेगा एक ही फाइल रहेगी, पर उसमें केवल एकेडमिक चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। और अनेक्डोटल क्या है पता है आपको? अनेक्डोटल दरअसल रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए चाइल्ड है, यानी एक बच्चे के बारे में गुरुजी को टिप्पणी करते हैं, पर ये खास बात है, ये नॉन एकेडमिक होता है। क्या होता है? नॉन एकेडमिक। मान लो एक बच्चे ने कभी, कोई भी एग्जांपल लें, स्कूल में कोई पर्स मिल गया उसको, तो उसने हेडमास्टर जी को जमा करा दिया, क्लास टीचर को जमा करा दिया, तो उसकी डायरी में लिखा जाएगा शॉर्ट में। एक्चुअली अनेक्डोट शॉर्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन है जो एक बच्चे के बारे में है, उसके व्यवहार के बारे में है। तो मोटे तौर पे याद रखना, अनेक्डोट्स होता है नॉन एकेडमिक, और पोर्टफोलियो होता है एकेडमिक। ये दोनों बच्चे के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। रूब्रिक में आपको बता चुका हूँ कि एक आधार है जो बच्चे को पहले ही दिया जाता है कि ऐसा ऐसा असेसमेंट किया जाएगा, इन इन बिंदुओं पे तुम्हारा असेसमेंट किया जाएगा, जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो असाइनमेंट कार्य कर रहे हो, जो लर्न कर रहे हो, उसका शेड्यूल सूची है ही। तो पहले प्रश्न का जवाब रूब्रिक। सवाल नंबर 2, और यहाँ पे मेरे को ये लेना था कि आपकी काफ़ी डिमांड थी कि सर असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, फॉर लर्निंग क्या है, इन लर्निंग क्या है और एज लर्निंग क्या है। तो यहाँ हमने चारों लिए हैं। तो देखो मैं आपको फिर बता दूं, ऑफ लर्निंग क्या है। ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को बोलते हैं सीखने का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग को बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का ही दूसरा नाम हम बोल सकते हैं समेटिव असेसमेंट, और असेसमेंट फॉर लर्निंग को ही हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। फॉर्मेटिव असेसमेंट नीचे वाला क्या है? एक्चुअली ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्लासरूम में गुरुजी बच्चों के साथ जो भी इंटरेक्शन करते हैं वो सारा इसमें होता है। भले ही वो उनसे मौखिक प्रश्न पूछ लें, भले ही क्विज का आयोजन कर लें, भले ही बच्चों से आपस में चर्चा करवा लें, ग्रुप डिस्कशन करवा लें, भले ही उनसे चित्र बनवा लें, भले ही रिटर्न में उनका कोई टेस्ट ले लें, पर इसके जो डेटाज आते हैं उनको हम रिपोर्ट कार्ड में और फाइनल मार्कशीट में शामिल नहीं करते। फील्ड ट्रिप भी इसी का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। ये एफ ए होता है। ऐसे की खास बात होती है कि जो मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड बनता है बच्चे का एट द एंड ऑफ द टर्म, उसमें इनका उल्लेख किया जाता है, और जितने भी आवधिक परीक्षाएं होती हैं, पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं, वो सारे समेटिव असेसमेंट होते हैं। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, सीखने के बाद इस बात का असेसमेंट करना कि उसने कितना सीखा है, उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए हैं, ये तो कहलाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और वो किस तरह से सीख रहा है, ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें उसका लर्निंग गैप्स का भी ध्यान दिया जाता है, साथ ही आगे के लिए शिक्षक अपनी रीति नीति स्ट्रेटजी व्यूह रचना आदि में परिवर्तन भी कर सकता है, बेहतर प्रभावी तरीके से कैसे उसको आगे बताया जाए। इसका मतलब इसको बोलते हैं फॉर लर्निंग, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। असेसमेंट एज लर्निंग, ध्यान रखना, असेसमेंट एज लर्निंग में टीचर का रोल केवल परामर्श के रूप में होता है, बाकी मूल्यांकन बच्चा स्वयं करता है, स्वयं। तो एज लर्निंग याद रखना, इंग्लिश के वर्ड याद रखना, हिंदी में सीखने के रूप में आकलन, सीखने के साथ आकलन, ऐसे नाम आते हैं, पर हमको एज लर्निंग याद रखना है। एज लर्निंग वो होता है जिसमें बच्चा खुद ही असेसमेंट करता है या पीयर्स के द्वारा असेसमेंट किया जाता है। पीयर्स का मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का करता है, एक बच्चा दूसरे का करता है, या खुद आकलन करता है, ये असेसमेंट एज लर्निंग होता है। और असेसमेंट इन लर्निंग दरअसल वो होता है कि जिसमें सीखना भी चल रहा है, साथ साथ असेसमेंट भी चल रहा है। जैसे इसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल आजकल जो किताबें आई हैं ना एनसीईआरटी की, आप बुक्स पढ़ते हो, तो बुक्स में कुछ एक्टिविटी दे रखी होती है ना, टीचर ने कुछ इंटरेक्शन किया, बताया बच्चों को, कुछ बातें हुई, उसके बाद टीचर कहता है ओके आप पता करो कि आपके बगल में जो बच्चा बैठा है वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, ऐसी कोई भी बात। तो ये बहुत बड़ी बात है। असेसमेंट इन लर्निंग दरअसल क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है विद लर्निंग, ये लर्निंग के साथ साथ चलता है। और यहाँ पे देखो हमने क्या सवाल पूछा है कि साहब सीखने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत होता है, साथ साथ चलता है। इसका जवाब है असेसमेंट इन लर्निंग। क्या जवाब है इसका? असेसमेंट इन लर्निंग। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है जो बहुत कंफ्यूजन था आपको, इसलिए मेरे को लेना था। कुक का खाना बनाते समय चखना क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग है,
या असेसमेंट फॉर लर्निंग है, या असेसमेंट इन लर्निंग है, या असेसमेंट एज लर्निंग है। तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको। एक्चुअली खाना बनाते समय चख रहा है, इसका मतलब फॉर लर्निंग होना चाहिए, और निश्चित रूप से फॉर लर्निंग ये होता है, लेकिन तब होता है जब असेसमेंट एज लर्निंग ऑप्शन में नहीं होता। ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। खाना बनाते समय चख रहा है, इसका मतलब खाना बनाने की प्रोसेस को सुधारेगा, वो कम है कि ज़्यादा है, कोई मसाला, रेसिपी ठीक बनी कि नहीं, तो उसमें उसमें इंप्रूवमेंट करेगा ना, सुधार देगा उसको, तो फॉर लर्निंग निश्चित रूप से है। लेकिन ध्यान रखना, असेसमेंट, यहाँ कुक खाना बनाते समय खुद ही चख रहा है और खुद ही बना रहा है, इसका मतलब स्वयं अपना आकलन करता है, उसको हम बोलेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। कंफ्यूज नहीं होना है। असेसमेंट एज लर्निंग आपको परीक्षा में मिले तो आंख बंद करके कर देना। अगर एज लर्निंग नहीं मिलता है तो फिर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ जाएंगे। तो वापस मेरी बात सुन लें, कुक का खाना बनाते समय चखना क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग है। या फिर ऐसा आ जाए कि एक कुक ने अपने साथियों को खाना बनाते समय टेस्ट कराया कि मैं इसमें और क्या सुधार करूं, तो वो पीर असेसमेंट हो गया, वो भी एज लर्निंग आएगा। और खुद ही चख रहा है तो भी एज लर्निंग हो गया। तो इसका जवाब है असेसमेंट एज लर्निंग। ओके, सीखने के रूप में आकलन। ओके, इन लर्निंग सीखने के साथ आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का आकलन। ओके, सवाल नंबर 4, और ये भी मेरे को लेना था क्योंकि आपके बहुत सी क्वेरीज आ रही थी इसके बारे में। क्रिस्टीना भ्रमण के बाद पता नहीं, मेरे ख्याल से क्रिस्टीना का नाम तो हर एक बंदे की जुबां पे होगा, है ना। क्रिस्टीना भ्रमण के बाद परिचर्चा का आयोजन करती है। खास बात, भ्रमण के बाद परिचर्चा का आयोजन करती है। यह कौन सा आकलन है? पहला है सीखने का आकलन, ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तीसरा है सीखना और आकलन, लर्निंग एंड असेसमेंट। चौथा है आकलन और सीखना, असेसमेंट एंड लर्निंग। तो ये दोनों तो कुछ होते ही नहीं है। अब सवाल है कि ऑफ लर्निंग होगा कि फॉर लर्निंग। तो अगर आप केवल शब्दों पे जाएंगे तो बाद देखते आप ऑफ लर्निंग कर सकते हैं, जबकि ऑफ लर्निंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पता है ना आपको, अभी भ्रमण हुआ है, भ्रमण क्यों करवाया? कोई सिलेबस में कोई टॉपिक है, पार्लियामेंट दिखा के लाए हैं बच्चों को, लेकिन क्या केवल एक बार पार्लियामेंट में घुमा के दिखा के ले आए, वहाँ बातें हुई, वही काफ़ी है? नहीं, वो नाकाफ़ी हैं। यहाँ आने के बाद वापस चर्चाएं होंगी, वहाँ पे जो चित्र खींचे हैं सूचनाओं के साथ उनको इनलार्ज करेंगे, फॉलो अप प्रोग्राम्स होंगे। तो ये सारे के सारे खेल अभी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही हो रहे हैं। दूसरी बात, क्या भ्रमण के बाद बच्चों से फील्ड ट्रिप के बाद जो चर्चा होती है, उस चर्चा के का उल्लेख रिपोर्ट कार्ड में होता है, फाइनल मार्कशीट में होता है? नहीं होता। इसका मतलब ये सीखने का आकलन कभी नहीं होगा, बल्कि इसका सही जवाब है सीखने के लिए आकलन। कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई हैं। भ्रमण के बाद परिचर्चा का आयोजन है, लेकिन ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है, इसलिए ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। ये सीखने के लिए आकलन होगा, ये ध्यान रखना। और वहाँ पे कुक खाना बनाते समय खुद चखता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका असेसमेंट एज लर्निंग, एज लर्निंग। ओके, पांचवा प्रश्न। ओके, पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा सवाल। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं कि आप 90 नंबर कैसे ले आएंगे, 4 बातें, 6 बातें, 10 बातें। तो हम भी सोच रहे हैं, उनके काफ़ी व्यूज़ आप लोग देखते हैं, पता नहीं आप क्यों देखते हो। तो फिर हमने भी सोचा मैं भी कल एक वीडियो बनाऊंगा और मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पात्रता क्लियर कर लोगे केवल 5 बिंदुओं में। तो उसको भी सब लोग देखना, शेयर करना। और वो मंदबुद्धि बच्चे जो केवल यही देखते हैं, तो उनको भी शेयर करना ताकि वो देख लें। ओके, पर आप तो हमारे वो बच्चे हो जो नाम रोशन करोगे, ये उम्मीद है आपसे, बाकी तो पता नहीं। चलिए, तो ये एक्चुअली ऐसे दिखेगा। चलिए, एक शिक्षिका कक्षा के काम को इकट्ठा करती है, कलेक्शन करती है, फिर छात्रों की जरूरत के अनुसार अगले पाठ की योजना बनाती है। यह क्या है? सीखने का आकलन है या सीखने के लिए आकलन है? फिर वही आकलन के लिए सीखना कुछ नहीं होता, आकलन और सीखना भी कुछ नहीं होता। ओके, तो बचे दो, बोलिए ये ऑफ लर्निंग है या कि फॉर लर्निंग है? कक्षा के काम को इकट्ठा करती है, पढ़ती है, पढ़ाती है, इंटरेक्शन करती है, फिर छात्रों की जरूरत को कैटर करने के लिए अगले पाठ का प्लान करती है। मतलब नेक्स्ट मैं क्या बेहतर करूं कि ज़्यादा बेहतर समझ में आए। इसका मतलब ये ड्यूरिंग हो रहा है, तो ये फॉर लर्निंग होगा। क्या होगा? सीखने के लिए आकलन होगा। आंसर नंबर 2। छठा प्रश्न, मैं चाहता हूं कि इसके बाद में एक मॉडल पेपर आपके लिए फाइनली लास्ट और लेके आ रहा हूं, और उस मॉडल पेपर में मैं देखता हूं कितने प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि पता है कल 2 दिन से बारिश हो रही है, इसलिए मैं वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूं। पर फिर भी मैंने कहा कि चलो करता हूँ कुछ। ओके,
अगला प्रश्न, और ये बहुत खास था, बहुत दिनों से बताने का मन था, इसलिए हम ये लेके आए हैं। पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 2 कि 3 या 4 या फिर 6? तो इसका सही जवाब सुनना, ध्यान रखना। अगर आपको ऐसा पूछ लें, स्पेशली इस बात का ध्यान रखना कि साहब नैतिक विकास के सिद्धांत किस किस ने दिए, तो मेनली आपको पता है कोहलबर्ग का नाम हम लेते हैं, जीन पियाजे ने भी दिया है, एक हेविंगहस ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, मैं थोड़ा सा आज बताऊंगा आपको उसके बारे में। एक कैरोल गिलिगन जिन्होंने आलोचना की थी कोहलबर्ग साहब की, उन्होंने भी दिया है। तो 4 मेनली लोग हैं, लेकिन आपको याद रखना सबसे पहला नैतिक विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया वो थे जीन पियाजे। तो बहुत बार ऐसा आता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास किसके सिद्धांत से प्रभावित था, तो हम बोलेंगे जीन पियाजे से प्रभावित था। कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस और 3 लेवल आप सबको पता ही है, हम बता चुके हैं बहुत बार। जीन पियाजे की खास बात सुने, एक्चुअली जीन पियाजे की एक बुक आई थी 1932 में, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। बुक का क्या नाम था? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। और मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में जीन पियाजे ने बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने भी शॉर्ट स्टोरीज बताई थी। हेंज तो हीरो था किसका? कोहलबर्ग का। और इनकी कहानियों में वो छोटी छोटी लड़कियां थी ना, क्या नाम था उनका? मार्गेट। ओके, मैरी और मार्गेट। मैरी और मार्गेट है, ठीक है, 2 लड़कों की कहानियां हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज वाली बात भी कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से ली है। खास बात क्या है वो सुनना, 2 बातें सुनना यहाँ पे ध्यान से। एक तो जीन पियाजे 2 प्रकार की नैतिकता बताते हैं, याद रखना। अगर अवस्था पूछे तो हम करेंगे 4, किसके साथ जाएंगे? 4 के साथ जाएंगे। लेकिन नैतिकता 2 प्रकार की बताते हैं। पहली तो है परायतता की नैतिकता या परायत नैतिकता, परायतता। हिट्रोनोमी, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? हिट्रोनोमी मोरालिटी। और दूसरी है स्वायत्तता की नैतिकता। मेरे उत्कर्ष के बच्चे सुन लें इसको ध्यान से, करेक्शन कर लेना, वहाँ परायत्ता पहले, स्वायत्तता पहले है, परायत्ता बाद में है, पर वास्तव में परायत्ता पहले होगा, हिट्रोनोमी मोरालिटी पहले होगी, और स्वायत्तता या ऑटोनोमी मोरालिटी पहले होगी। हिट्रोनोमस बोल सकते हैं, हिट्रोनोमी बोल सकते हैं। याद रखना, परायत्ता की नैतिकता पहले प्रकार की नैतिकता है जिसमें बच्चा बाहरी दबाव के कारण नैतिक नियमों को मानता है। और स्वायत्ता वाली नैतिकता दूसरे प्रकार की नैतिकता है। 2 ही प्रकार की नैतिकता बताई हैं, प्रकार नैतिकता के स्टेज 4 बताई हैं, बताऊंगा 4 कौन से स्टेज हैं। स्वायत्ता वाली या ऑटोनोमस या ऑटोनोमी वाली मोरालिटी वो होती है जिसमें बच्चा नैतिक नियमों को खुद ही मानता है। खास बात सुने, पहली जो हिट्रोनोमी मोरालिटी है, परायत्ता की नैतिकता है, उसमें क्या होता है? उसमें बच्चा समझता है कि नैतिक नियम दृढ़ होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं। नैतिक नियम बनाता कौन है? डिवाइन लाइक बनाता है, भगवान बनाता है, खुदा बनाता है, इसलिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यहां बच्चा परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है, इरादे को महत्वपूर्ण नहीं मानता। किसको महत्वपूर्ण मानता है? परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है, इरादे को महत्वपूर्ण नहीं मानता, इंटेंशन को महत्वपूर्ण नहीं मानता। और यहां बच्चा इमानेंट जस्टिस की बात करता है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। और खास बात, हिट्रोनोमी मोरालिटी को जीन पियाजे मोरल रियलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरल रियलिज्म, नैतिक वास्तविकता का काल। क्या बोलते हैं इसको? मोरल रियलिज्म, माफ करना, या नैतिक वास्तविकता का काल कहते हैं। एक नाम इसका, इसके 2 नाम है एक्चुअली। एक इसको नैतिक वास्तविकता की अवस्था या नैतिक वास्तविकता का काल। किसका काल? लिखने में बहुत छोटा है, क्या करूं? नैतिक वास्तविकता का काल, नैतिक वास्तविकता का काल, जिसको बोलेंगे मोरल रियलिज्म। स्टेज, स्टेज बोल सकते हैं कई बार, ठीक है ना? स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म, या पहली प्रकार की नैतिकता है उसको हम बोलेंगे मोरल रियलिज्म या नैतिक वास्तविकता का काल। और इसी का दूसरा नाम है, चूंकि नैतिक नियम बाहर से आते हैं, डिवाइन लाइक बनाता है, इसलिए हम उसको तोड़ नहीं सकते, तो इसको दबाव की नैतिकता का काल भी कहते हैं। तो 2 नाम याद रखना, एक तो नैतिक वास्तविकता का काल, एक दबाव की नैतिकता का काल। मोरल कॉन्स्ट्रेंट, एक शब्द इंग्लिश में, कॉन्स्ट्रेंट मतलब दबाव, मोरल कॉन्स्टेंट, एक है मोरल रियलिज्म, ठीक है ना? तो ये है जीन पियाजे की पहले प्रकार की नैतिकता, जिसको हम बोलते हैं परायत नैतिकता या फिर परायतता की नैतिकता, इंग्लिश में हिट्रोनोमी मोरालिटी, जिसके 2 नाम मैंने आपको बताए। एक नैतिक वास्तविकता का काल, मोरल रियलिज्म बोलते हैं, एक दबाव की नैतिकता का काल, मोरल कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं। इसी तरह से उनकी दूसरे प्रकार की नैतिकता है उसको बोलते हैं स्वायत्तता की नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता का काल, या फिर इंग्लिश में
ऑटोनोमी, वो थी हिट्रोनोमी, ये है ऑटोनोमी मोरालिटी, ऑटोनोमी मोरालिटी। और इसमें क्या होता है, वहां पे नैतिक नियम दृढ़ अपरिवर्तनीय थे, यहाँ पे नैतिक नियम परिवर्तनशील हैं। क्या हैं? परिवर्तनशील हैं, फ्लेक्सिबल हैं। वहां पे नैतिक नियमों का स्रोत खुदा, भगवान, डिवाइन लाइक था, कोई आधिकारिक सत्ता थी, और यहाँ नैतिक नियम का स्रोत होते हैं स्वयं, खुद, समाज। इसलिए नैतिक नियमों को बदला भी जा सकता है। वहां परिणाम महत्वपूर्ण था, इरादा नहीं, और यहाँ पे इरादा महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। और खास बात, उसके दो नाम हमने आपको बताए थे, मोरल रियलिज्म और मोरल कॉन्स्टेंट, नैतिक वास्तविकता और दबाव की नैतिकता। यहाँ इसको जीन पियाजे ने बोला है नैतिक पारस्परिकता का काल। क्या बोला है? नैतिक पारस्परिकता, याद रखना, नैतिक पारस्परिकता, ये शब्द याद रखना, जिसको बोलते हैं मोरल कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव मोरालिटी। कोऑपरेशन इंग्लिश में कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव या रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटी, ऐसा कोई नाम आ जाए तो ये है इनकी दूसरे प्रकार की नैतिकता। तो आपको सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से कि जीन पियाजे ने पहला सिद्धांत दिया था, कोहलबर्ग ने उनको कॉपी किया था, कॉपी नहीं किया, प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। और खास बात, इन्होंने दो प्रकार की नैतिकता बताई। पहली है परायत्ता की नैतिकता, हिट्रोनोमी मोरालिटी, और दूसरी है स्वायत्ता की नैतिकता। लेकिन उन्होंने स्टेजेस बताई हैं चार। कितनी बताई हैं? चार अवस्थाएं बताई हैं साहब। पहली अवस्था गैर नैतिक अवस्था, जिसको बोलेंगे एनोमी, स्टेज ऑफ एनोमी, और इसका समय है 0 से 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष, तो 4/5। तो पहली स्टेज जीन पियाजे की 4 स्टेज बताइए, ध्यान रखना, 1 2 3 4। पहली स्टेज है एनोमी, गैर नैतिकता की अवस्था, 0 से 4 या 5 वर्ष। 2 नंबर पे सेम वही वाली बात है, दिक्कत आएगी नहीं आपको। 2 नंबर पे है हिट्रोनोमस स्टेज या हिट्रोनोमी, हिट्रोनोमी मोरालिटी या स्टेज ऑफ हिट्रोनोमस मोरालिटी। ठीक है ना, तो हिट्रोनोमी लिख दो आप, हिट्रोनोमस की जरूरत नहीं है। ये है वहाँ जो पहले प्रकार की नैतिकता थी, स्टेज में हम उसको 2 नंबर पे लेते हैं, क्योंकि उससे पहले 4-5 साल तक के बच्चे में नैतिकता नहीं होती, इसलिए उसको पियाजे ने पहली स्टेज बोल दिया। तो एनोमी पहली स्टेज होगी, हिट्रोनोमी दूसरी स्टेज होगी। इसका समय आप कर दो 4 से 7 वर्ष। कितना? 4 से 7 वर्ष। फिर आपको पता है चौथी आएगी आपकी वापस ऑटोनोमी मोरालिटी या स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। तो एक हिट्रोनोमी, एक ऑटोनोमी, 2 तो आपको पता ही है, अभी हम बात कर रहे थे। और जब नैतिकता शुरू नहीं होती पहले 4-5 वर्ष तक, तो उसको एनोमी नाम दे दिया, तो 3 तो हो गई। जो 3 तो होगी ना, तो 4 स्टेज में तीसरी जो बीच में है उसको संक्रमण का काल कहते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल स्टेज। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशनल या ट्रांजिशन स्टेज। ये तीसरी जो है ये 7 से 10 वर्ष तक रहेगी, और चौथी ऑटोनोमी वाली 10 वर्ष के बाद आएगी। तो आप समय याद रखना, 0 से 4 या 5 वर्ष, दूसरी 7 वर्ष तक, तीसरी 10 वर्ष तक, और चौथी 10 वर्ष के बाद। मेनली 2 प्रकार की नैतिकता हमने पढ़ी, तो 2 स्टेज तो ये होगी। एक तो हिट्रोनोमी, जो जिसका समय है 4 से 7 वर्ष, ये ध्यान रखना, 4 से 7 वर्ष इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ऑटोनोमी, ये 10 वर्ष के बाद। ठीक है, तो फिर 7 और 10 के बीच में क्या है? वो ट्रांजिशन पीरियड है। और 4 या 5 से पहले क्या है? गैर नैतिकता है, एनोमी है। तो स्टेज याद रखना, जीन पियाजे ने दी है 4। कितनी दी हैं? 4। और खास बात, इन्होंने 2 प्रकार की नैतिकता बताई है। कई बार जो बीच में ट्रांजिशनल है, इसका कोई दूसरा नाम भी आ सकता है। इसको रेसिप्रोसिटी अथॉरिटी और मोरल रेसिप्रोसिटी और मोरल अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, पर इतनी डीपली बात शायद नहीं पूछेंगे। मोटे तौर पे 4 स्टेज वाली बात याद रखना, बीच वाली संक्रमण की अवस्था ट्रांजिशनल 4 से 7। ओके, तो जीन पियाजे की बात करी हमने, कोहलबर्ग आपको बता चुका हूँ मैं। इसके अलावा कैरोल गिलिगन, जिन्होंने क्रिटिक्स की थी 2 बातों पे कि जेंडर बाइस और कल्चर बाइस है। कोहलबर्ग साहब, आपका नैतिक नियम का सिद्धांत, तो क्योंकि इन्होंने तो शिकागो बॉयज़ के इंटरव्यू लिए थे, आप क्या जानो उन 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 बालकों की नैतिकता जो प्रीमिटिव सोसाइटीज़ में दूसरे देशों में हैं, अमेरिका जैसे देश में नहीं है। दूसरा, कोहलबर्ग ने केवल बॉयज़ के इंटरव्यू लिए, लड़कियों के नहीं लिए, तो जेंडर बाइस हो गए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताना चाहूँगा। कई बार हमने सुना है, आपने सुना है एक शब्द आधारयुक्त आत्मचेतना, आधारहीन आत्मचेतना। तो याद रखना, एक नाम हैविंग हस्ट। दरअसल हैविंग हस्ट का डेवलपमेंटल टास्क तो हर कोई जानता है, उस पर भी हमने सवाल लिया है। पर हैविंग हस्ट और इनके साथ एक और नाम है पैक, हमने अपनी बुक में भी दिया है। पैक व हैविंग हस्ट दोनों ने भी एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और इसमें उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं साहब। कितनी बताई हैं? 5 अवस्थाएं बताई हैं। तो इनके बारे में परीक्षाओं में आ सकता है, पूछा जा सकता है। पहली अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2।
पूर्व नैतिक 0 से 2, पहली अवस्था पूर्व नैतिक होती है, इसलिए चिंता की बात नहीं है आपको, ठीक है। 2 नंबर पे इन्होंने बताया स्वकेंद्रित। स्वकेंद्रित, अब स्वकेंद्रित इगोसेंट्रिक शब्द आपने सुना है तो लगभग सेम स्टेज आ जाएगी इसमें। स्वकेंद्रित नैतिकता, और ये है 3 से 6 वर्ष। तो पहली पूर्व नैतिक अवस्था हैविंग हस्ट की बात कर रहे हैं हम, नैतिक विकास हैविंग हस्ट ने भी दिया है। तो पहली अवस्था पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष, नोट कर लेना इस बात को। तीसरी अवस्था उन्होंने जो बताई है वो है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, यह बाल्यावस्था है 7 से 12 वर्ष। और चौथी उन्होंने बताई है जो बहुत बार परीक्षा में आया है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल कंसेंसियसनेस। ये किशोर अवस्था है 13 से 19 वर्ष। और पांचवी है आधारयुक्त आत्मचेतना, रेशनल। आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था, ये प्रौढ़ावस्था है। तो याद रखना, 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं। किशोरावस्था के लिए हैविंगहस ने बोला है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था के लिए बोला है आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। और उससे पहले 3 स्टेज आ गई। सबसे पहले पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 साल, उसके बाद स्वकेंद्रित नैतिकता 3 से 6 वर्ष, फिर है परंपराओं को धारण करने वाली नैतिकता, बाल्यावस्था की इक्विवेलेंट है 7 से 12 वर्ष, और चौथी आधारहीन आत्मचेतना किशोरावस्था, और पांचवी आधारयुक्त आत्मचेतना। ये बताया है हैविंगहस ने और पैक ने। इनका मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है जो 1943 में आया था। ओके, 7वां डेविड आसुबेल पे मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा था। तो डेविड आसुबेल ने सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा बताया। इसमें गलती नहीं करना, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है बहुत लोगों ने गलत बताया आपको, आप उनसे पढ़ते भी हैं, तो मैं ये प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। एक्चुअली डेविड आसुबेल ने मेनली सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार। पहला है अभिग्रहण सीखना, जिसको बोलते हैं रिसेप्टिव लर्निंग। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिव लर्निंग। 2 नंबर है अन्वेषणात्मक सीखना, जिसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटिव लर्निंग। तीसरा है अर्थ ग्रहण सीखना जिसको बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। और चौथा है रटकर सीखना, जिसको बोलते हैं रोट लर्निंग। अभिग्रहण सीखना वो होता है कि जिसमें बच्चे के सामने कोई आप कंटेंट या मटेरियल दे दें, लिखा हुआ दे दें, या फिर आप बोलें तो उसको सुन के या पढ़ के वो ग्रहण कर लेगा। रिसिप्ट है ये, रिसेप्टिव लर्निंग है। अन्वेषणात्मक सीखना में बच्चा खुद खोज करके सीखता है। अर्थ ग्रहण में बच्चा खुद मीनिंग मेकिंग करता है, और रटकर सीखना में वैसा का वैसा रट के सीख लेता है, याद कर लेता है। तो सबसे महत्वपूर्ण किसको बताया? याद रखना, अन्वेषणात्मक सीखना नहीं होगा, बल्कि मीनिंगफुल लर्निंग होगा। आपको पता है ना, डेविड आसुबेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया है जो डिडक्टिव रीजनिंग पर है। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल में आसुबेल कहते हैं कि साहब, जब केवल अमूर्त शब्दों के माध्यम से आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना है, उनका नॉलेज बिल्ड करना है, तो एक ही तरीका है कि आप अमूर्त शब्दों में जान डाल दें, कमाल कर दें। और यहाँ पे बच्चा उन शब्दों से अगर मीनिंग मेकिंग कर लेता है तो वो बेस्ट है। तो अर्थ ग्रहण सीखना डेविड आसुबेल ने सर्वोत्तम बताया है, मीनिंगफुल लर्निंग को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। 8वां प्रश्न। ओके, 8वां प्रश्न है, स्थानापन्न पुनर्बलन किसने दिया? पावलोव या स्किनर, अल्बर्ट बेंडूरा या फिर एडविन गुथरी? तो याद रखना, पावलोव ने, माफ करें, अल्बर्ट बेंडूरा ने 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट बेंडूरा। बेंडूरा के बारे में तो हम आपको खूब बता चुके हैं। 77 में दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी, शॉर्ट में एसएलटी के नाम से। 86 में दे दिया कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, शॉर्ट में सीएलटी के नाम से। और फिर ये बन गया एससीएलटी, सोशल एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास का मॉडल, जो मॉडलिंग थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है। अल्बर्ट बेंडूरा। बोपोडोल प्रयोग, टीवी सीरियल का महिलाओं के परिधानों पे प्रयोग, थॉर्नडाइक अवार्ड आदि इनकी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन इनकी एक और खास बात है, और वो ये है कि ये कहते हैं कि सब पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। सीखना भी 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष खुद करके सीखना, एक वाइकेरियस लर्निंग में कई बार आपको बता चुका हूं, जिसमें हम दूसरों को देख के ही सीख जाते हैं। ये दरअसल एक तरीके से अप्रत्यक्ष पुनर्बलन का, स्थानापन्न पुनर्बलन का एग्जाम्पल है। ये अल्बर्ट बेंडूरा की खास बात है। तो स्थानापन्न पुनर्बलन किसने दिया? अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया साहब। पावलो के बारे में खूब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 3 चरण हैं, 4 स्टेज है, 3 चरण हैं, 4 विधियां हैं। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, पावलो स्किनर दोनों व्यवहारवादी हैं, दोनों में एक ही फर्क है। पावलो तो अनिच्छिक अनुक्रियाओं की बात करते हैं, पसीने का आना, लार का आना, आंखों में
आंखें किसी पे गिरी तो पिक्चर का सेव हो जाना, गर्म सतह पे पाँव रखते ही उठ जाना, ये पावलोव है। और स्किनर कहते हैं कि हम किसी काम को चाहें तो करें, चाहें तो ना करें, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की है। स्किनर की बहुत सी बातें हम आपको बता चुके हैं पुराने वीडियोज़ में, ज़रूर आपको देखना चाहिए था। आपने देखा कि नहीं देखा वो तो आप जानो। ओके, इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए, एडविन गुथरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है एडविन गुथरी की, याद है ना। एडविन गुथरी ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं, कॉन्टिग्यूटिव लर्निंग दिया था उन्होंने, जो सीखने में अभ्यास और पुनर्बलन दोनों को ही नकारते हैं। गुथरी कहते हैं सीखने में अभ्यास की कोई जरूरत नहीं है, गुथरी कहते हैं सीखने में पुनर्बलन की कोई जरूरत नहीं है। एक और विद्वान है टोलमैन, जो सीखने में पुनर्बलन को उपयोगी नहीं मानते। इसलिए कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि साहब कौन दो लोग हैं जो सीखने में पुनर्बलन को महत्व नहीं देते। एक है एडविन गुथरी, दूसरे हैं टोलमैन। एडविन गुथरी की कुछ और भी बातें हैं। इन्होंने बैड हैबिट्स रिमूव या बैड हैबिट्स छुड़ाने के लिए ब्रेक द बैड हैबिट्स के कॉन्सेप्ट दिए हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग शब्द का प्रयोग किसने किया। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, बहुत अच्छा प्रश्न है। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग शब्द का प्रयोग किसने किया, पियाजे, गेसेल, वाटसन या फिर कूटलेविन। तो सही जवाब है गेसेल। किसने दिया, गेसेल। एक्चुअली गेसेल ने मैच्योरिटी थ्योरी दी है, परिपक्वता का सिद्धांत दिया है, जिसमें वे कहते हैं कि जब बच्चा गामक कौशल वगैरह सीखता है, दुनिया में आता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी के दोनों पक्ष होते हैं ना, लेफ्ट और राइट। आपने बाइलेटरल सुना था ना, बाइलेटरल ट्रांसफर, दाएं हाथ से सीखा तो बाएं हाथ में चला गया। तो हमारे शरीर में दो पार्ट्स होते हैं। तो शुरू में क्या होता है कि बच्चा शुरू में दोनों हाथों से काम करता है, दोनों पैरों से काम करता है, दोनों पक्ष एक साथ एक्टिव होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों एक दूसरे का सहयोग करने लग जाते हैं। दोनों में जो प्रभावी होता है वो दूसरा उसका सहयोग करने लग जाता है। इसीलिए तो कोई बच्चा लेफ्टी होता है, 4-5 साल की उम्र में पता लग जाता है कि वो खब्बू है, लेफ्टी है, कि दाहिने हाथ का बल्लेबाज है, ठीक है ना। तो दाहिने हाथ को बायां हाथ सपोर्ट करने लग गया। कुछ बच्चों में बायां पक्ष मजबूत होता है तो बाएं बाएं हाथ से वो काम करते हैं, दाहिना हाथ उनका सपोर्ट करता है, दाहिना पक्ष उनका सपोर्ट करता है। तो ये टर्म जो है वो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहलाती है, और रेसिप्रोकल इंटरवीविंग गेसेल ने दी है। पियाजे के बारे में तो क्या बताएं आपको हम, वाटसन के बारे में तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने बोला था कि साहब जन्म के समय बच्चे में 3 संवेग होते हैं, फियर, एंगर और लव। कूटलेविन ने तो अधिगम का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध समीकरण दिया है कि बिहेवियर एक्चुअली फंक्शन है, फंक्शनल रिजल्ट है किसका, पी और ई का। पी का मतलब पर्सन, ई का मतलब इन्वायरमेंट, एफ का मतलब फंक्शन, बी का मतलब बिहेवियर, पी का मतलब पर्सन था, ठीक है। यानी व्यक्ति का व्यवहार उसका वातावरण और व्यक्ति के मध्य अंतर क्रिया का परिणाम है। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मॉडल दिया है, पता है ना आपको, जिसमें उन्होंने बताया है वेक्टर वैलेंसीज, सदिश कर्षण, कि ये व्यक्ति है साहब, ठीक है, ये उसका गोल है, लक्ष्य है। कुछ कुछ ड्राइविंग फोर्सेस इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ बैरियर्स हैं जो इसको पीछे की ओर खींचते हैं। और ये व्यक्ति का लाइफ स्पेस है, क्या है, लाइफ स्पेस या जीवन दायरा किसने दिया, ऐसा पूछ लें तो हमको बोलना है ये दिया है कूटलेविन ने। किसने दिया, कूटलेविन ने। और कूटलेविन ने एक और महत्वपूर्ण बात बोली है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक रबर बैंड को आप लो, ठीक है ना, ऐसा रबर बैंड है, इसको आप खींच के लंबा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चौड़ा भी कर सकते हो। आप इसको स्याही में डुबो के कहीं पेपर पे रखो तो अलग अलग आकृतियां बनती है ना, जब छोड़ते हैं तो रबर बैंड अपने मूल रूप में आ जाता है। इसी तरह से व्यक्ति का जीवन भी है कि वो बहुत दबाव, तनाव, खिंचाव है उसमें, तो वो अलग अलग आकार ग्रहण करता है, लेकिन मूल रूप से व्यक्ति अपने उस मूल रूप में आता है। ये व्यक्ति का जीवन दायरा है, लाइफ स्पेस है। और इसी आधार पे कूटलेविन का सिद्धांत, ये दरअसल जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी दरअसल उन्होंने मैथ से लिया है, और टोपोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं तलरूप सिद्धांत। तो याद रखना, तलरूप सिद्धांत किसने दिया, तो हम नाम ले देंगे कूटलेविन का। जीवन दायरा किसका, कूटलेविन का। वेक्टर वैलेंसीज किसकी, कूटलेविन की। कर्षण सदिश किसके, कूटलेविन के। फॉरेन हल भी इन्होंने बोला एक, वो किसका, कूटलेविन का। और B = FPE प्रसिद्ध समीकरण किसने दिया, कूटलेविन ने। ओके, कूटलेविन समाज मनोविज्ञान के जनक हैं, मैं आपको बता दूं। चलिए फिर 10वां सवाल, किसने सामाजिक प्रत्याशाओं, सोशल एक्सपेक्टेशंस पर आधारित विकासात्मक पाठ का संप्रति दिया, डेवलपमेंटल टास्क। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो कौन जाने आपको पूछ लें। तो ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, ये दिया था हेविंगहस्ट ने। किसने दिया, हेविंगहस्ट ने। तो हेविंगहस्ट की एक तो हमने आपको आधारयुक्त आधारहीन वाली बात बताई, परंपराओं को धारण करने वाली बात बताई, वो तो उनका नैतिक विकास का सिद्धांत है। साथ में हेविंगहस्ट सोशल एक्सपेक्टेशंस की बात भी करते हैं। साथ में इन्होंने डेवलपमेंटल टास्क का महत्वपूर्ण काम किया है, विकासात्मक पाठ।
या विकासात्मक कार्य किसने दिए, तो वो है हेविंगहस्ट। क्या है दरअसल विकासात्मक पाठ? तो हेविंगहस्ट कहते हैं कि साहब समाज में हम पलते बढ़ते हैं, समाज हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस करता है, कुछ प्रत्याशाएं आशाएं लगाता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हर अवस्था में समाज की अपेक्षाएं बदलती रहती हैं, बदलती रहती है ना। बाल्यावस्था में समाज हमसे ये अपेक्षा करता है, आप छोटे थे, आपने बड़ों वाला कोई काम किया तो घर वालों ने सबने बोला अभी आप छोटे हो, बड़े हो गए अभी आप बच्चे नहीं हो। तो समाज हमसे प्रत्याशाएं करता है। और हेविंगहस ने विकास की प्रत्येक अवस्था के बारे में एक सूची बनाई है कि समाज हमसे हमसे ये प्रत्याशाएं करता है, इसलिए हमको ये काम करना है। यही कहलाता है उनका डेवलपमेंटल टास्क। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैं बार बार कहता हूँ, उसका ध्यान रखना आपको, और वो ये है कि इन्होंने बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड की जो सूची बनाई है और किशोरावस्था अडोलसेंस की जो सूची बनाई है, उसमें बाल्यावस्था में इन्होंने बोला है उचित स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित यौन भूमिकाएं ग्रहण करना। याद रखना इस बात को, उचित पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित यौन भूमिकाएं ग्रहण करना हेविंगहस के विकासात्मक पाठ में बाल्यावस्था के बारे में है। और उचित पुरुषोचित व स्त्रियोचित जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करना, कौन सी जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करना, ये बात है किशोरावस्था की। तो वैसे भी आप ध्यान रखना कि पहले यौन या सेक्स की बात होगी, बाद में जेंडर की बात होगी। तो हेविंगहस इसके लिए मशहूर है। कैरोल गिलिगन की बात बता चुका हूँ, ये इसका आंसर हेविंगहस्ट हो गया। ये अपने कोहलबर्ग साहब की शिष्या थी। इन्होंने दो आधारों पे कोहलबर्ग के सिद्धांत की क्रिटिक्स की थी, आलोचनाएं की थी कि आपका सिद्धांत जेंडर बायस है, महिलाओं की उपेक्षा करता है, और आपका सिद्धांत कल्चरल बायस है, समाजों की, देशों की उपेक्षा करता है। मार्गेट मीड, याद है ना, मार्गेट मीड ने सेमोआ आइलैंड पे प्रयोग किए थे, ये वही मार्गेट मीड हैं। सेलिगमन व मायर वो हैं जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और हेल्प, अर्जित निस्सहायता, अर्नड हेल्पलेसनेस की बात करी थी कि साहब वो कुत्ते को करंट दिया, सामने दीवार ऊंची थी, वो भाग नहीं पाए, करंट खाना खाना मजबूरी थी उनकी, बाद में दीवार हटा दी फिर भी करंट दिया तो कुत्ते भागे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने करंट को, विद्युत आघात को अपनी नियति समझ लिया, अपना भाग्य समझ लिया। तो इसी तरह से इंसान क्या करता है, जब असफलता मिलती है उसको एक दो प्रयासों में, तो असफलता को अपनी नियति मान लेता है और फिर सफलता के लिए प्रयास करना छोड़ देता है। ये बहुत खराब बात है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं अर्जित निस्सहायता या अर्जित असहायपन या लर्न्ड हेल्पलेसनेस। और इस पे प्रयोग करने वाले थे सेलिगमैन व मायर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके 10 प्रश्न पूरे होते हैं। एक मॉडल पेपर और लेके आऊँगा और एक रणनीति हम भी आपको बताएंगे, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे, हमें पता है, इसलिए हमको बनाना पड़ेगा कि साहब किस तरह से आप पात्रता परीक्षा बिना किसी तनाव के क्लियर कर लेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और कोई टॉपिक, कोई बात जो आपको समझ ना आई हो, अगर जानना चाहते हो, तो फिर आप हमें कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, और दिल लगा के पढ़ते रहें। पेपर इजी आएगा, चिंता की बात नहीं है। हाँ, कुछ बातें हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूर आपको मिल सकती हैं पेपर में, इसलिए ध्यान से इन वीडियोज़ को भी देखें और मन लगा के पढ़ें। इष्ट देवता की मन में स्तुति तो रखेंगे ही, खैर आप, ठीक है। और क्या बोलूँ, और अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक मॉडल पेपर दूंगा आपको, एक अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको कौन सी खास बात चाहिए, वो मैं प्रश्नों के रूप में ले लूँगा। और फिर वही बात, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको बताएं कि आप हमारे शिष्य हैं, और परीक्षा में तो खैर कमाल करना ही करना है। ओके, थैंक यू, बाय।